नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। चलिए हम लोग पॉलिटी में हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 1 हैज़ बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब हम लोग पार्ट 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने कल वहाँ पे हमने देखे थे 6 मौलिक अधिकार हैं, 2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, समता या समानता का अधिकार 14 से 18, एक-एक को मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था अभी, और मैंने स्वतंत्रता के अधिकार बताए थे 19(1), 19(2), 19(3), इसमें करके 19 से 22 तक आपके स्वतंत्रता का अधिकार थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारे जो नेक्स्ट हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि हमारे आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक में बोला गया है। शोषण के पहला क्या था, समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, तो वो था अपना 19 से लेकर 22 तक। और अब है अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि है 23 और 24 में। तो देखो आर्टिकल 23 में क्या बोला गया है। आर्टिकल 23 में बोला गया है कि मानव व्यापार, बलात्, श्रम या बंधुआ मजदूरी को लेकर के हमारा कोई शोषण नहीं किया जाएगा। ठीक, हम मानव का व्यापार नहीं कर सकते। ठीक, जैसे कि हम मानव को खरीद नहीं सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। ठीक, बलात् श्रम मतलब कि हमने किसी से काम करवाया और हमने उसको उसके बदले में सैलरी नहीं दी, उसके बदले में उसको पैसे नहीं दिए, तो ये बलात् श्रम होता है। ठीक है, तो हम ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। और बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। ऐसा नहीं कि हम किसी को ले आए। आप लोग पहले के टाइम पे देखोगे तो क्या करते थे कि किसी को उन्होंने कर लिया, जैसे गुलाम टाइप का कोई कह दो कि अपने यहाँ किसी गुलाम बना लिया और उसके पैर में बेड़ी डाल दी और बोल दिया कि ये मेरा गुलाम है, तो अब ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये आर्टिकल किसमें, ये शोषण की सारी चीज़ें हैं ना, शोषण किया जाता है ना इंसानों का। ठीक, एक्सप्लॉयटेशन, तो ये एक्सप्लॉयटेशन वाले जितने भी हैं आपके, तो ये ध्यान रखना आर्टिकल 23 में बोल रहा है ये कि क्या क्या नहीं कर सकते, मानव व्यापार, बलात् श्रम और बंधुआ मजदूरी को लेकर के इसमें बताया गया आर्टिकल 23 में, आपको याद रखना है। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि जो 14 से कम उम्र के जो बच्चे हैं ना, उनको कहीं पे भी काम करने पर रोक, मतलब 14 से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो कहीं पर भी ऐसे काम नहीं करते हुए पाए जाएंगे। स्पेशली तो उन जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं जहाँ पर कोई खतरनाक चीज़ों पे काम चल रहा हो, जैसे कि मान लो कहीं विस्फोटक पदार्थ बनाए जा रहे हैं, कहीं पटाखे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, कहीं कुछ मतलब किसी हानिकारक जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक, और वैसे भी 6 से 14 साल के, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं ना, वो कहीं पे भी काम नहीं करेंगे, ऐसा आर्टिकल 24 में बोला गया। तो आपका 23 और 24 क्या है, आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 में क्या है आपका, मानव व्यापार को लेकर, बलात् श्रम को लेकर और बंधुआ मजदूरी को लेकर। 24 में बोला गया 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं ना, उनके काम करने पर रोक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, ये अपना चौथा चल रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 28 तक आपका दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब आप इसमें देखिए, आर्टिकल 25 कहता है कि धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अपना देश कैसा है, क्या अपना देश कोई धार्मिक कंट्री नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ हिंदुइज्म है या सिर्फ मुस्लिम्स हैं, यहाँ पे सिख या ईसाई, किसी एक धर्म को लेकर के यहाँ नहीं बोला गया। यहाँ पे क्या है अपना देश, आपने संविधान में पढ़ा होगा, अपना देश पंथ निरपेक्ष है। ठीक, धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे सारे धर्मों का सम्मान किया जाता है, कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं। ठीक, सारे धर्म बराबर हैं, सारे धर्मों का हमें बराबरी से सम्मान करना है। सभी धर्म के लोग एक जैसे हैं, सब अच्छे हैं, सब अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, तो ये बोला गया है। तो उसी कंडीशन में आर्टिकल 25 में कहा गया कि आप किसी भी धर्म को माने, आप चाहे हिंदू को माने, मुस्लिम को माने, सिख, ईसाई, जो मर्जी आपका माने। ठीक, आप उसको आचरण कर सकते हैं खुले आम, मतलब आप उसका आचरण करना, मतलब जैसे हिंदू लोग मंदिर में जाकर ओपनली पूजा करते हैं ना, मुस्लिम लोग वहाँ पे जाकर के मस्जिद में जाकर के अपना वो पढ़ते हैं सारा कुछ। ठीक, वो अपनी वाली पूजा करते हैं। सिख लोग अपनी वाली पूजा करते हैं। ठीक, ईसाई अपनी वाली पूजा करते हैं। तो क्या कोई छुप के तो नहीं करता है ना, ये सब सरकार ने हमको क्या दिया, ओपनली आप आचरण कर सकते हैं। आप जिस भी धर्म को मानते हैं उनका आप ओपनली आप धर्म को मान सकते हैं, ओपनली आप धर्म का आचरण कर सकते हैं। और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप लोग देखते होंगे कि हिंदू में कहीं पे कुछ भी होता है तो वो लोग ओपनली प्रचार करते हैं कि ये ऐसा, और देखो कई बार कई सारी यात्राएं निकाली जाती हैं। ठीक, हिंदुओं में भी, मुस्लिमों में भी, सिखों में भी, ईसाइयों में भी, सब में होता है ये। ठीक, सारे लोग अपने अपने, तो ये आर्टिकल 25 में हमें बोला गया है ये हमारे लिए एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हम लोग बिल्कुल फ्री हैं। और अगर हमारे इनका अधिकारों को कोई एक्सप्लॉयटेशन करता है, कोई हनन करता है, तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत हम सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, 25 याद हो गया होगा शायद आपको। 26 देखिए, धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। प्रबंधन मीन्स मैनेजमेंट। ठीक, आप कुछ भी मैनेजमेंट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि
आपको मंदिर बनवाना है, ठीक? या आप थोड़ा सा इमेजिन करो, जैसे बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं, आप तमिलनाडु की साइड जाएंगे या फिर आप साउथ इंडिया में जाएंगे ना, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं कि शायद उनकी सालाना टर्नओवर ना मे भी शायद अरबों खरबों का है। अरबों खरबों तो बहुत छोटी अमाउंट हो गया उन मंदिरों के लिए, ठीक? आप जैसे साईं बाबा को ले लो, साईं बाबा तो सारे लोग जानते हैं। साईं बाबा के मंदिर में कितना चढ़ावा चढ़ाया जाता है, कितना, मतलब हद से ज़्यादा इतना चढ़ावा चढ़ाया जाता है, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। तो ये क्या है आपका, ये सब है कि मतलब मैनेजमेंट करने की, आप किसी भी मंदिर को मैनेजमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से उसको आप लगा सकते हैं। मतलब मूर्ति आप कहीं पे भी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। आप कैसे मैनेजमेंट करना चाहते हैं अपने धर्म का, अपने धर्म का, आप हिंदू धर्म से तो उसको कैसे मैनेज करना है वो सब आपके हाथ में है, उसकी फ्रीडम है आपको, जो कि आर्टिकल 26 आपको इस चीज़ की फ्रीडम देता है, ठीक? अब आर्टिकल आगे देखते हैं, 27 है, धार्मिक कार्यों को संपोषित करने की स्वतंत्रता, ठीक? हम धार्मिक कार्यों को अपना संपोषित कर सकते हैं, ठीक? उसको अपने तरीके से हमें जैसे रहना है उसमें हम वैसे रह सकते हैं, तो इसकी हमें स्वतंत्रता दी गई है। 28 में बोला गया धार्मिक शिक्षा, उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, ठीक? धार्मिक शिक्षा में बेसिकली धार्मिक शिक्षा का मतलब क्या है, कई बार आप लोग देखो ना कि सपोज़ करो कहीं पर हिंदुओं का कुछ चल रहा है फंक्शन, उनके धर्मों को लेकर के भी कई बार समूह बनते हैं और वो लोग आपस में बैठ के करते हैं कि भाई अब ना, जैसे मान लो गणेश चतुर्थी का फंक्शन आने वाला है, ठीक? तो ये हिंदू लोग बेसिकली मनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, वो लोग अगर अपने पहले बैठते हैं ना कि भाई हम मूर्ति कहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, ठीक है? कैसे, कहाँ पे स्थापना करेंगे, यहाँ पे स्थापना करेंगे, कितने लोग होंगे, इतने लोग होंगे, ठीक? इतना इतना करेंगे, कितना खर्चा, इतना खर्चा, मतलब एक धार्मिक शिक्षा। बेसिकली इसमें एक चीज़ और भी कही गई है कि इन ऐसे टाइप के जब भी समूह बनाए जाएंगे ना, जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जा रही है या उपासना, मतलब धार्मिक उपासनाएं कहीं चल रही हैं, तो ऐसे टाइम पर जो उनका हेड होगा ना, वो हेड कैसा होगा, जैसे मान लो कोई समूह बनाया आपने, ठीक? जिसमें हिंदुओं के बारे में ही बात चल रही है, तो उसका जो हेड होगा ना वो हिंदू ही होना चाहिए, ये भी संविधान में लिखा है, ठीक? और मान लो अगर किसी मुस्लिमों ने अपने लिए बनाया कि मान लो वो उनका अपना कोई फंक्शन करना है उनको, तो जो मुस्लिमों का जो समूह होगा तो उसका जो हेड होगा वो भी मुस्लिम होगा। ऐसा नहीं कि किसी हिंदू को उसका हेड बना दिया जाए, नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है भाई, कैसे होगा? मान लो यहाँ पे अगर गणेश चतुर्थी का फंक्शन मनाना है, तो जो हेड होगा, जो मैनेजमेंट जो है उसकी शिक्षा दे रहा होगा हमें, तो वो कौन होगा? वो हिंदू ही तो अच्छे से मैनेज कर सकता है ना, तो हिंदू को ही बनाया जाता है, ठीक है? तो हम आगे बात करते हैं। और अब देखिए अगला है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में दे रखा है, ठीक? मैं पहले से बता दूं आपके मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक हैं, ठीक? आप 29 और 30 पर पहुंच चुके हैं, 35 पे आपके सारे मौलिक अधिकार खत्म हो चुके होंगे, ठीक? तो अपना अभी कौन सा है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। सीधे सीधे आपसे पूछेंगे बताइए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल में दे रखे हैं, आपको मिलाने के लिए दे देंगे, ठीक है? कि मिलान करके बताइए, तो आपको आंसर करना है 29 से 30 के बीच में दे रखे हैं। तो हम एक एक करके बात करते हैं। देखो जो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है ना, यहाँ से एक बात और जान लीजिए कि यहाँ पर इसी को, मतलब ये जो आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है ना, इसी को हम लोग अल्पसंख्यकों का अधिकार भी बोलते हैं। ये बेसिकली अल्पसंख्यकों के लिए ही बनाया गया, और यहाँ से सवाल पूछा भी गया है, पूछते हैं सवाल, सीधा सीधा ऐसे सवाल पूछ देंगे कि बताइए कि अल्पसंख्यकों के लिए हमारा कौन सा मौलिक अधिकार है, ठीक? नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, कौन सा मौलिक अधिकार है अल्पसंख्यकों के लिए, तो हमारा कौन सा है, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हमारा अल्पसंख्यकों को लेकर बनाया गया, अल्पसंख्यकों को लेकर बताया गया। अल्पसंख्यकों की बात संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में दे रखी है, अल्पसंख्यकों के लिए आर्टिकल 29 और 30 है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब एक एक करके देखते हैं, 29 और 30 दो है ना अल्पसंख्यकों के लिए, तो 29 क्या कहता है आपका कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ठीक? जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं यहाँ पर, ठीक, उनके हितों का संरक्षण, ठीक? जैसे अभी मान लो यहाँ पे बहुसंख्यक आपके हिंदू हैं, बट अल्पसंख्यकों की बात करें तो मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ठीक? ये सब लोग यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, मतलब बहुत कम नंबर में है यहाँ पर, ठीक है? तो इनके हितों का संरक्षण, इनके लिए अलग से, अल्पसंख्यकों के लिए अलग से इनको और भी बेनिफिट दिए जाते हैं, ठीक है? तो इनके हितों का बेसिकली संरक्षण किया जाएगा। इनके लिए अलग से भी और कानून प्रावधान होते हैं कि इनको अगर कभी कोई मुसीबत आती है तो उस कानून के तहत इनको और ज़्यादा सेफ्टी दी जा सके, ठीक है? ये आप लोग जब पॉलिटी इन डेप्थ जाओगे, आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि कैसे किसी को अलग से भी कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं, ठीक है? जो आम नागरिक के लिए नहीं होते हैं, बट कहीं वो अल्पसंख्यकों के लिए है या वो कहीं SC ST के लिए अलग से कुछ एक्स्ट्रा प्रावधान दे दिए जाते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा इन सब के बारे में।
और आपका आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी प्रावधान का संरक्षण। ठीक, जो आपके अल्पसंख्यक हैं उनके जो शिक्षा की चीज़ों को लेकर के उनकी शिक्षा कैसी होगी, उनको शिक्षा कैसे दी जा सकती है, कहीं उनको कोई शिक्षा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इन सब को लेकर ये बोला गया अनुच्छेद 30 में। अब देखिए यहाँ पर अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए हमने लास्ट में 29 और 30 पढ़ा, लेकिन 31 गायब है। अब कहेंगे 31 कहाँ गया? तो 31 भाई हटा दिया गया। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका आर्टिकल 31 है वो हटाया जा चुका है। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या था? उसे अब किस में डाल दिया गया? 300A में डाल दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया उसे। 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। जो आपका पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकारों में रखा गया था, अब उसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। अब वो 300A में चला गया है। 300 का बोलो हिंदी में। ठीक, अब 31 तो चला गया, अब 32 की बात करते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 कहता है। अच्छा है क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो भाई सीधी सीधी सी बात, इसी को भाई B.R. अम्बेडकर ने इसको बहुत कुछ बोला है, इसी को आर्टिकल 32 को। क्यों? तो देखो क्या है ये कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना आपका, ये बेसिकली ये है कि आप जा सकते हैं कोर्ट में। अगर आपके जितने भी आपने मौलिक अधिकार पढ़े ना, आपके 12 से लेकर 35 तक जो भी आपके मौलिक अधिकार हैं, अगर इनका कहीं से भी किसी प्रकार से हनन होता है, अब तो आप सारे मौलिक अधिकार जान ही चुके हो कि भाई आपकी स्वतंत्रता को लेकर क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, आपकी शिक्षा को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, अस्पृश्यता को लेकर क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, उपाधियों को लेकर कहाँ कौन से आर्टिकल में है, ये सारी बातें आप लोग जान चुके हो। हमारा समता समानता कहाँ पर है, विधि का कहाँ पर है। ठीक, कानून बनाने के लिए हम सब समान है तो कैसे? तो अगर हमारा ये सारी चीज़ों का अगर हमारा हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं सीधा केस करने के लिए। ठीक, तो ये हमारा दे रखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यही है कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, आर्टिकल 32 के तहत। ठीक, आर्टिकल 32 क्या कहता है आपका कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे 32 के तहत कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। 226 के तहत हाई कोर्ट सीधे जा सकते हैं। ठीक, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे पूछेंगे कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 32 को। अच्छा, प्रस्तावना को भी आत्मा बोला जाता है। ठीक, आपको पूछें कि मौलिक अधिकार में किसको आत्मा कहा गया है, तो आर्टिकल 32। और किसको आत्मा कहा गया, और संविधान में आत्मा किसे कहा गया है, तो आंसर टिक करोगे। आपको सीधा पूछें कि संविधान में आत्मा किसे कहा गया, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आंसर टिक करोगे प्रस्तावना। ठीक, लेकिन अगर पूछे मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकारों की आत्मा किसे कहा गया, तो आपको टिक करना है किस किस अनुच्छेद को कहा गया, तो आपको टिक करना है अनुच्छेद 32 को। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। और इसी के तहत मान लो हम चले गए, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक, मान लो आप हैं, आप चले गए, आप गए हाई कोर्ट या आप चले गए सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट में आप चले गए कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, आप गए, आपने बोला हमें कंप्लेन करनी है। तो कंप्लेन करते वक्त ना अब सरकार क्या, अब जो वहाँ पे जजेस वगैरह बैठे हुए हैं या जो लोग आपकी सुनवाई कर रहे हैं, अब उनका रोल है ना, वो आपके मौलिक अधिकारों को रक्षा करने के लिए अब उनका रोल है। तो वो क्या करेंगे? अपना वो जो भी अपना फैसला सुनाएंगे, तो फैसला कैसे सुनाएंगे? ऐसे सुना देंगे। क्या प्रूफ है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ ही? आप बोलो कि हमें ना किसी पंडित जी ने हमें अंदर नहीं घुसने दिया, वो बोल रहे हैं कि छुआछूत हो, तुम बाहर निकलो। क्या प्रूफ क्या है? पंडित जी तो बोल देंगे कि हमने नहीं कहा। क्या प्रूफ है? उस टाइम पर सरकार या जो भी आपका जिस सुप्रीम कोर्ट में गए, तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो ऐसे फैसला नहीं सुनाएगी, वो रिटें जारी करती है। ठीक, बेसिकली रिट जारी करती कि अगर फ्यूचर में अगर आप जाकर देखो, जैसे मान लो कि मेरा मान लो किसी भी एक मंदिर में मेरे साथ हुआ कि मुझे छुआछूत का सामना करना पड़ा, मुझे पंडित जी ने नहीं घुसने दिया, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक, तो क्या होगा कि अब वहाँ पर ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है ना कि इन्होंने मुझे मेरे साथ ऐसा किया है, तो उस टाइम पर ना वहाँ के जो जज होंगे ना, जिन्होंने जो मेरा फैसला सुना रहे होंगे, वो क्या करेंगे, वो वहाँ के मतलब जिस मंदिर में मेरे साथ हुआ है उस मंदिर के आस मतलब जो वहाँ का लोकल प्रशासन होगा, उसको रिट जारी करके बोलेंगे कि आप लोग जाइए और चेक करके आइए। ठीक, या फिर सरकार के लिए जो सरकारी लोग होते हैं ना, उनके लिए रिट जारी कर देती है कई बार कोर्ट कि आप लोग क्या कर रहे हो, आपके यहाँ से हमारे यहाँ कंप्लेन आ रही हैं। रिट जारी हो चुकी है कि आप अपने जो अभी आपका फील्ड है आप उसके लिए सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो 5 प्रकार की रिट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक, तो कौन कौन सी रिटें हैं?
एक एक करके देखते हैं। देखो, पहले ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है इसमें? इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये रिट जारी करती है कि अगर किसी को भी आपने पकड़ा है या किसी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है, ठीक है, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी पास के मजिस्ट्रेट में पेश करना होगा। ये तो हम लोगों ने कल भी देखा था, ठीक है, 2 सिद्धि के उसमें केस में। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? 24 घंटे के अंदर अगर पुलिस ने किसी को पकड़ा तो 24 घंटे के अंदर अंदर पास के मजिस्ट्रेट के पास उनको पेश करना होगा। दैट इज़ बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक। अब क्या है? परमादेश। परमादेश क्या होता है? इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो आपकी होती है ना, वो क्या करती है, वो सरकारी नौकरी वाले जो लोग होते हैं ना, इनको ये रिट जारी करती है कि आप लोग अपने मौलिक कर्तव्य को, आप लोग अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली निभा नहीं रहे हो, ठीक। आपके यहाँ से मुझे कंप्लेंट्स मिल रही हैं, आप लोग अपनी ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से आप लोग अपनी ड्यूटी को निभाएं, ठीक। और जब वो नहीं निभा पाती है ना, जब किसी भी जगह से कंप्लेन आती है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये रिटें जारी कर देती है उस टाइम पर सरकारी लोगों के लिए। तो अगर परमादेश नाम की रिट जारी करी है तो समझ जाइए कि ये सरकारी नौकरी वाले लोगों के लिए, उस प्रशासन के लिए की गई है जो प्रशासन उस एरिया में काम कर रहा है, कि भाई आप कैसे काम कर रहे हो, ठीक। आपके मतलब यहाँ मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मतलब आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं, आपके यहाँ के लोग मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तो रिट जारी हो जाती है। और रिट जारी हो जाती है तो ऐसे में कौन, जो प्रशासन होता है उसको एक्टिव होना पड़ता है, प्रशासन काम करता है जब रिट जारी कर देती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इसे परमादेश बोलते हैं। तो आपको याद हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी बनाया तो 24 घंटे के अंदर, ये तो सिंपल याद हो गया। परमादेश, परम आदेश, परम आदेश, परमादेश, किसको आदेश दिया गया? प्रशासन को आदेश दिया गया, याद हो गया होगा, ये भी सिंपल हो गया। प्रतिषेध, प्रतिषेध क्या होता है? ये भी रिट होती है। इसमें क्या होता है, जो अपर कोर्ट होती हैं वो लोअर कोर्ट को ये बोलती हैं कि कुछ भी डिसीजन सुनाती हैं, ठीक। जैसे अपर कोर्ट कौन हो गई? सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट अपर हो गई, ऊपर वाली, उच्च न्यायालय, और उसके नीचे हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के लिए निम्न न्यायालय कौन हो गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये बोल सकता है कि ये कार्य क्षेत्र आपके अंडर में नहीं आता है। मान लो सुप्रीम कोर्ट, कई बार हाई कोर्ट ने कोई ऐसा काम ले लिया जो उसके कार्य क्षेत्र में है ही नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता है, ठीक। लेकिन हाई कोर्ट से गलती से या कैसे भी उसने मतलब उस कार्य को ले लिया जो उसके कार्य क्षेत्र में आता ही नहीं है, ठीक। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में आप लोग जब पढ़ने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि सारे केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं किए सकते। कुछ केस ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें सीधे हाई कोर्ट ही जाना पड़ता है। लेकिन मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वो केस ले लिया, तो ऐसे टाइम पर हाई कोर्ट रिट जारी कर देगी कि भाई ये आपके उसमें नहीं आता है, ठीक, आपके अंडर में नहीं आता है, आपके काम के अंडर में नहीं आता है। तो उस टाइम पर ऐसे रिट को हम लोग प्रतिषेध रिट बोलते हैं। जब उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को कोई इस बात को लेकर रिट जारी करता है कि ये कार्य क्षेत्र आपके अंडर में नहीं आता है, उसे बोलते हैं प्रतिषेध रिट, ठीक। नेक्स्ट देखिए, उत्प्रेषण रिट। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों एक जैसी ही हैं। उत्प्रेषण में क्या होता है कि हमने प्रतिषेध में क्या देखा कि अपर न्यायालय लोअर न्यायालय को क्या बोलता है कि ये आपका कार्यक्षेत्र नहीं है, आप इसे नहीं कर सकते। लेकिन उत्प्रेषण में क्या बोलते हैं ये लोग? उत्प्रेषण में कहते हैं कि जो हमारा कार्यक्षेत्र है ना, मतलब उत्प्रेषण में आपका क्या होता है कि ये कई बार केस हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को केस अपने आप ट्रांसफ़र कर देते हैं कि भाई ये कार हमारे, जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अपर कोर्ट, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट, ठीक। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ये भेज देता है काम कि ना आप लोग थोड़ा सा काम संभाल लीजिए, अभी मेरे पास थोड़ा सा लोड ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है। तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उत्प्रेषण में क्या होता है, रिट जारी करती है उत्प्रेषण टाइप की रिट, और बोलती है लोअर कोर्ट्स को कि ये काम ले लो आप, ठीक, ये काम आप लोग करो, अभी हमारे यहाँ वर्कलोड है, या वो इनको ये सब बोलने की जरूरत नहीं होती है कि वर्कलोड है। अपर जो न्यायालय है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये सब बोलने की जरूरत नहीं, मेरे पास काम ज़्यादा है, आप प्लीज़ ले लीजिए, प्लीज़ प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चाहे ना, जब चाहे ना तब हाई कोर्ट को काम सौंप सकती है, ये काम है, ये पकड़ो, ये तुम्हें निपटाना है, ठीक। तो इसे ही बोलते हैं उत्प्रेषण। अगर कभी भी अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को ये काम सौंपती है, कि कोई भी काम सौंपती है, तो उसे हम लोग, तो उस टाइम पर जो रिट जारी की जाती है उसे उत्प्रेषण रिट कहते हैं, ठीक। आप लोग शायद समझ गए होंगे। और चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।